हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.4 का कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूं और साथ ही इस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले हमारे यूज में आने वाले हैं वो फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फॉर्मूले के बिना हम किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। और इस प्रश्नावली में 2 से 3 ही फॉर्मूले हैं, उनको आप हाथों हाथ नोट कर लेना और याद कर लेना, जिससे आपके हाथों हाथ फॉर्मूले भी तैयार हो जाएंगे और उनको आप साइड में नोट भी कर लेना। वो फॉर्मूले आपके एग्जाम टाइम में बहुत काम में आएंगे। और ये प्रश्नावली हमारी बहुत आसान प्रश्नावली है, इसमें हमारी ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस है और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को आप हाथों हाथ नोट कर लेना। और साथ ही अगर आप क्लास 9th के मैथ की और भी चैप्टर्स की प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 की सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो प्रश्नावली 1.4 के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.4 को और इसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। अब जिन स्टूडेंट के पास बुक्स भी ना हो वो यहाँ से क्वेश्चंस को नोट कर लेना, वैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन कर सभी क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में समझा दूंगा। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे इस प्रश्नावली में फॉर्मूले यूज आने वाले हैं वो फॉर्मूले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा और ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन मिल जाएगी तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। ऐसे दूसरा ये हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि आपको पता ही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला होता है हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। उस फॉर्मूले का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको वो फॉर्मूला नहीं बताया है। और जो मैंने आपको पहला वाला फॉर्मूला बताया था उसमें प्लस हमारा पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस हमारा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। ये दो फॉर्मूले हो गए और तीसरा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हम परिमेयकरण कैसे करेंगे अगर हमें किसी संख्या के हर का परिमेयकरण करना हो तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना कि 1/अंडर रूट में a प्लस बी के हर का हमें यहाँ पर परिमेयकरण करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें प्लस वाली संख्या दे रखी होगी तो हम यहाँ पर वही संख्या लेंगे लेकिन माइनस में, और उसी संख्या में गुणा भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे, जहां पर a और b क्या होंगे हमारे पूर्णांक होंगे। और अब आपके सामने आ भी चुका होगा, जैसे कि मान लो हमारे पास ये संख्या है 1/अंडर रूट में a प्लस b। अगर हमें इसका परिमेयकरण करना है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/अंडर रूट में a प्लस b। मैंने बताया था प्लस हो तो हम क्या लिखेंगे माइनस, तो गुणा कर आ जाएगा अंडर रूट में a माइनस b, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में a माइनस b। अगर प्लस में होगा तो माइनस में कर देंगे और अगर माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। सिंपल है, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। जब हम इस तरीके क्वेश्चंस करेंगे जब आपके ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख रखा है। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन को कि उसमें हमसे क्या पूछ रखा है। तो यह हमारा इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। यहाँ पर हमें 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी संख्या हमारी यहाँ पर परिमेय है और कौन सी संख्या हमारी यहाँ पर अपरिमेय है। प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 तीनों ही प्रश्नावली में मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि परिमेय संख्या हमारी कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या आपकी कौन सी होती है। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर समझाता रहूंगा ये संख्या हमारी परिमेय क्यों है और अपरिमेय क्यों है। और इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आते हैं, वहां पर हमें संख्याएं दे रखी होती हैं जैसे हमें यहाँ पर दे रखी है और वहां पर भी हमसे पूछता है
कि कौन सी हमारी परिमेय होगी और कौन सी हमारी अपरिमेय होगी। इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करने आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के एग्जाम में आते रहते हैं। एक नंबर के दो आ जाता है कभी कभी, कभी कभी एक नंबर का एक ही आ जाता है। तो एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी के सोल्यूशन समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पहले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें पहली संख्या दे रखी है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो सबसे पहली बात तो इस संख्या के अंदर हमें यहाँ पर अंडर रूट 5 दे रखा है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और पाई, ये सारी की सारी संख्या हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऐसे ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर प्लस दे रखा है, मैंने माइनस लिख रखा था, तो इसे आप प्लस कर लेना। तो यहाँ पर जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो एक हमारा प्लस का अंडर रूट 23 है और एक हमारा माइनस का अंडर रूट 23 है। तो दोनों को हम यहाँ पर आपस में काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, और 3 को हम यहाँ पर 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर 3 को p अपॉन q के रूप में लिख दिया है। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपने डेफिनेशन को ढंग से पढ़ रखा हो। ये हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें संख्या दे रखी है 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2/7, और 2/7 जो ये लिखा है ये हमारा e अपॉन q के रूप में ही लिखा है। तो ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। तो यहाँ तक आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो इसके बाकी बचे हुए दो है वो ही मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसके चौथे पॉइंट में हमें दे रखा है 1/√2। तो अंडर रूट 2 है यहाँ पर, वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या। तो 1/√2 हो जाएगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। और ये तो आपको पता ही होगा पांचवा, इसमें हमें पाई दे रखा है। पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों पॉइंटों को आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जो कि आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे होंगे। 1/√2 हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या। ऐसे ही 2 पाई हो जाएगा हमारे पास अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पाई अपरिमेय संख्या होती है। अब पाई के साथ हम 2 लगा दे, 3 लगा दे, 4 लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी, क्योंकि उस संख्या में हमारे पास पाई तो रहेगा ही। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो यह हमारा प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन, और जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे स्टार्टिंग में, दोनों फॉर्मूले वो हमारे इन क्वेश्चंस में काम में आएंगे। इसलिए आप दोनों फॉर्मूलों को एक बार और रिवाइज कर लेना। इसमें हमसे पूछ रखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर जो हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें जो हमें व्यंजक दे रखे हैं, हमें इनको सरल करना है। कैसे सरल करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ये भी हमारे बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से हमारा इसके पहले वाले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें दे रखा है, एक ब्रैकेट में दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 2 प्लस अंडर रूट 2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, अगर हम यहाँ पर दोनों व्यंजक को देखेंगे तो दोनों में हमारा कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2, और दूसरे में आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास प्लस का अंडर रूट 3, उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे ब्रैकेट में। अब इनकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस यहाँ पर हमारी अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पर हम एक साथ मल्टीप्लाई कर कर लिख लेंगे, क्योंकि इनकी गुणा नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास गुणा नहीं होगी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, और यहाँ पर हमारे पास दोनों ही अंडर रूट वाली संख्या है, तो हम इनको क्या लिख देंगे, एक ही अंडर रूट में, कि अंडर रूट में आ जाएगा 2 गुणा 3, तो 2 3 6, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अंडर रूट 6, क्योंकि यहाँ पर आप पहली पहली बार सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन कर कर समझा रहा हूँ। अब इन सब की कैलकुलेशन कर कर हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर हमारे पास 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस अंडर रूट 6, और हमें यहाँ पर इन्हें सरल करना था। तो यहाँ पर जो मैं पहले क्वेश्चन में दे रखा था 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको मैं सरल करना था, तो सरल कर कर ये हमारा आंसर आ चुका है, और आपकी समझ में भी आराम से आ चुका होगा। तो जल्दी से यहाँ से आप इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट में दे रखा है 3 प्लस अंडर रूट 3,
और दूसरे ब्रैकेट में हमें यहाँ पर दे रखा है 3 माइनस अंडर रूट 3। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में हम पहले देख लेते हैं कि जो हमें यहाँ पर व्यंजक दे रखे हैं उसमें हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमें व्यंजक दे रखे हैं, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, उस तरीके का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे। और इस बात का भी आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई फॉर्मूला बन रहा है तो वहां पर आप उस फॉर्मूले को जरूर लिख करके आना, जिससे आपका अगर कहीं पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत भी होगा, फॉर्मूले को देखकर आपको उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a हो जाएगा हमारे पास 3 और b हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर था हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी था हमारे पास अंडर रूट 3, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता अंडर रूट में होल स्क्वायर करना वो यहाँ पर देख लेना। अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 हम 2 बार लिख सकते हैं, तो हम उसको a के अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे। और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर a की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3। 9 में से हम यहाँ पर 3 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6। यही हमारे दूसरे वाले पॉइंट का आंसर होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ही फॉर्मूले बता दिए हैं। अब ये हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है ब्रैकेट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमें व्यंजक दे रखा है इसमें हमारा ब्रैकेट में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5, b हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, b आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2, तो b स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। अब इनकी हम यहाँ पर आपस में कैलकुलेशन कर यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। जैसे हमने अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करा था वैसे यहाँ पर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बार बार एक ही चीज नहीं समझाऊंगा, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कर रखा था वैसे यहाँ पर आप कर लेना। तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हमारे पास 2 है ही, अंडर रूट में 2 संख्याएं हैं तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो एक के अंडर रूट के अंदर लिख देंगे हम यहाँ पर 5 गुणा 2। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और 2 हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस एक जगह आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन संख्याओं को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों संख्याएं हमारी अलग है, एक में हमें अंडर रूट दे रखा है और दूसरे में हमें नहीं दे रखा है। बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस में गलती कर आ जाते हैं, 7 और 2 9 लिख आते हैं और अंडर रूट 10, ऐसे में आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप एक ही तरीके की संख्याओं को जोड़े, दूसरी तरीके की संख्याओं को ना जोड़े, वरना आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर गलत आएगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन का ध्यान रखना, यहाँ से आप इसको नोट कर ले। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। तो यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन। एक ब्रैकेट में हमें दे रखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में हमें दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर जो हमें व्यंजक दे रखा है इनमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इनमें हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि एक ब्रैकेट में दे रखा है हमें ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में दे रखा है हमें a प्लस बी। तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 5 और b बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, a की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास b स्क्वायर, तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो है हमारे पास अंडर रूट 2, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर हम 5 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमसे सरल करने के लिए बोल रखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आसान ही क्वेश्चन थे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे।
और जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो तो हमारा और भी आसान है, और वो क्वेश्चन हमारा ज्यादातर एग्जाम में रिपीट नहीं होता है, बस वो क्वेश्चन समझने का है, और उसको हम कैसे लिखेंगे वो सब मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है, आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि हमने यहाँ पर सी मान लिया है, और उसका व्यास हमें दे रखा है यहाँ पर डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि जो हमारे पास पाई होता है तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि पाई बराबर होगा वृत्त की परिधि अपॉन व्यास। ये आपने फॉर्मूला पढ़ भी रखा होगा, इसको आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, यानी कि हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं कि पाई बराबर होगा सी अपॉन डी के। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे हमें ये बताना है। तो ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि पाई बराबर होगा सी अपॉन डी के, तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो पाई होती है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है, और ये जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है ये फॉर्मूला हमारा उस कथन का अंतर्विरोध करता है, और अगर नहीं करता है तो उसका हमें यहाँ पर निराकरण बताना है, यानी कि कारण बताना है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई हमारे किसके बराबर है, सी अपॉन डी के, तो सी अपॉन डी भी हमारी एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन सी अपॉन डी ये हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, इसलिए ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये हमारा गलत होगा। कैसे होगा, यहाँ पर आप इस चीज को एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास एक वृत्त की परिधि है, वो है हमारे पास 100 इकाई, और साथ में जो उसका व्यास है वृत्त का वो है हमारे पास 30 इकाई। तो दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो सी अपॉन डी की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100/30। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10/3। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सी अपॉन डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10/3। अगर हम ऐसे देखते हैं तो ये हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में है, और जो हमारे पास यहाँ पर सी और डी की वैल्यू है वो दोनों की दोनों हमारी परिमेय संख्या है। 10 भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, और 3 भी हमारे पास परिमेय संख्या हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पर 3 से 10 पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3.333। 3 हमारा बार बार रिपीट होता रहेगा, यानी कि पूरी भाग नहीं जाएगी। और मैंने आपको इससे पहले वाली प्रश्नावली में बताया था कि जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है तो वो हमारी कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो वही हमें यहाँ पर बताना था, यानी कि सी और डी हमारे चाहे परिमेय हो या फिर अपरिमेय, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही। यहाँ पर आपने देखा होगा कि सी की वैल्यू भी हमारे पास परिमेय संख्या थी, और डी की वैल्यू भी हमारे पास परिमेय संख्या थी, तब भी हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अपरिमेय संख्या। अगर हम ऊपर परिमेय संख्या या फिर नीचे अपरिमेय संख्या, या ऊपर अपरिमेय संख्या नीचे परिमेय संख्या, कुछ भी ले ले, इसका आंसर हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारे पास कथन है इसका अंतर्विरोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब इसको हम यहाँ पर लिख भी देंगे, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है। चाहे आप इस थ्योरी को लिखने के बाद में जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है उसको लिखकर भी आ सकते हैं। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई नापते हैं तो हमें केवल एक परिमेय मान प्राप्त होता है, जैसे कि हमें यहाँ पर प्राप्त भी होता 10/3। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी इन दोनों में से कौन सा जो मान है वो हमारा परिमेय होगा और कौन सा मान हमारा अपरिमेय होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसे चौथे क्वेश्चन को, और चौथा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप यहाँ से हाथों हाथ तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। तो यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना आना चाहिए। जैसे इससे पहले हमारा अंडर रूट 5 वाला आया था, वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन है, इसको भी हमें यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहले यहाँ पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में जैसे हमने इसका डायग्राम बनाया, हमने जैसे इसकी रचना करी, उसको अपने शब्दों में लिख भी देंगे। स्टेप बाय चलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी हमारे पास 9.3। पहले पॉइंट को नाम दे देंगे ए और दूसरे पॉइंट का नाम दे देंगे हम यहाँ पर बी। ए से लेकर बी तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 9.3। ऐसे ही बिंदु बी से 1 सेंटीमीटर रेखा और बढ़ा लेंगे जिसका नाम रख देंगे हम यहाँ पर सी। तो बी से सी तक की लंबाई हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर सी तक टोटल लंबाई हो जाएगी हमारे पास 10.3 सेंटीमीटर। अब अभी तक हमने खाली यहाँ पर एक रेखा खींची थी, उसमें भी हमने 1 सेंटीमीटर और रेखा बढ़ा ली है। अब हम यहाँ पर रेखा एसी का लंब संधिभाजक खींच देंगे। कैसे खींचेंगे, जितनी हमारे पास टोटल रेखा होगी यानी कि ए से लेकर बी तक की दूरी और बी से लेकर सी तक की दूरी, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा हमारे पास 10.3, उसका कर देंगे हम आधा। तो 10.3 का आधा हो जाएगा हमारे पास 5.15। स्केल से बिंदु ए से 5.15 की दूरी को हम यहाँ पर नाप लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट पर। इसको नाम दे देंगे हम बिंदु ओ। अब यहाँ पर हम बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ से ए तक की त्रिज्या को प्रकार में भर लेंगे और एक अर्धवृत्त बना देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ए से स्टार्ट होकर ये अर्धवृत्त हो जाएगा हमारा सी तक। तो यहाँ पर हमने अर्धवृत्त बना दिया। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट बी है इस पर एक शीर्षलंब बना देंगे जो कि होगा हमारा बिंदु डी पर। शीर्षलंब कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप स्केल से एक सीधी लाइन खींच देना, बस वो लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए। तो यही हो जाएगा हमारे पास शीर्षलंब। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बस ये जो हमारा डायग्राम है अब वो पूरा होने ही वाला है। अब यहाँ से बिंदु ओ से जो हमारे पास डी तक की दूरी दे रखी है पूरी, इसको हम प्रकार में भरेंगे और इस साइड में हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे जो कि हमारा आगे जाकर रेखा को बिंदु ई पर काटेगा और बिंदु ई पर ही हमारे पास स्थित हो जाएगा अंडर रूट 9.3, जो कि हमसे क्वेश्चन में दर्शाने के लिए बोल रखा था। तो सिंपल है, पहले यहाँ पर हमें ए बी बनानी है। ए बी बनाने के बाद उस रेखा को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है सी तक। सी तक बढ़ाने के बाद में जो हमारे पास ए सी रेखा है उसका यहाँ पर हम एक लंब संधिभाजक खींच लेंगे जो कि हमारा ओ बिंदु पर आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पर ओ को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद में बिंदु बी पर हम एक शीर्षलंब खींच लेंगे। उसके बाद में प्रकार में ओ पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक की दूरी को प्रकार में भर लेंगे और चाप लगा देंगे जो कि हमारा रेखा को ई पॉइंट पर काटेगा। और जो हमारे पास ई पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर हमारा क्या होगा 9.3 होगा, जो कि हमें संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोल रखा था। अब इसी को हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखेंगे वो ही मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारी इसकी रचना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे। ए बी बराबर 9.3 बनाया और उसे बढ़ाकर बिंदु सी तक इस प्रकार बनाया हमने ताकि बी सी बराबर कितना हो जाए हमारे पास ए को। और फिर ए सी का लंब संधिभाजक बनाया जो ए सी को बिंदु ओ पर काटता है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर हम यहाँ पर बिंदु ओ को केंद्र मान लेंगे और ओ से लेके ए तक की त्रिज्या प्रकार में भरकर एक अर्धवृत्त बना लेंगे। वही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। हमने अर्धवृत्त बनाया था, उसके बाद में बिंदु बी पर हमने शीर्षलंब बनाया जो कि अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर और त्रिज्या ओ डी लेकर बताया था, ओ से लेकर डी तक की जो दूरी है उसको हम प्रकार में भर लेंगे। तब हम यहाँ पर रेखा ए पर एक चाप लगाएंगे क्योंकि ए से स्टार्ट हुई और जहां पर रेखा ने चाप को काटा उस पॉइंट का नाम हो गया ई। तो हमने रेखा ए पर एक चाप लगा दिया जो कि हमारा बिंदु ई पर काटता है। अतः ओ ई बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 9.3। यही हमने डायग्राम में करा था, वही हमने यहाँ पर रचना में लिख भी दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम भी और रचना भी समझ में आ गई होगी और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। पहली बार में अगर आपकी समझ में 50% आ गया हो तो दूसरी बार देखना 70% हो जाएगा। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर रचना लिखनी पड़ती है। तो यहाँ से आप रचना को भी नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमसे बोल रखा है निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। अब हर का परिमेकरण कैसे करते हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, या फिर आप उसको फॉर्मूला भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 संख्याएं दे रखी है जिनका हमें यहाँ पर हर का परिमेकरण करना है। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा दूंगा, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट समझाया था वो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पॉइंट नहीं पता तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको
क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से हमारा 5वें क्वेश्चन के पहले वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है 1/√7। हमें यहाँ पर इसके हर का परिमेकरण करना है। मैंने आपको बताया था जो भी हमें हर में संख्या दे रखी होगी उससे हम गुणा और भाग कर देंगे। अगर हमें दो संख्याएं दे रखी होंगी और वो प्लस माइनस में होंगी यानी कि अलग अलग, तो उसी हिसाब से हम गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। यहाँ पर हमें एक ही पद दे रखा है वो भी है √7, तो √7 से ही गुणा कर देंगे और √7 से ही भाग कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। एक की √7 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा √7 अपॉन अंडर में √7 की √7 से करेंगे तो अंडर में आ जाएगा 7 गुणा 7, तो इनमें से हमारा एक बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास √7/7। तो ये हमारे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ये, तो फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है वो मैं आपको आगे कर समझा देता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका दूसरा वाला क्वेश्चन जिसमें हमसे बोल रखा है 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पर हमें इस संख्या के हर का परिमेकरण करना है। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस में, अगर हमें यहाँ पर माइनस में दे रखा होगा तो हम प्लस में कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसी संख्या को प्लस में लिखेंगे और उसी से गुणा कर देंगे और उसी से भाग कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/√में √7 माइनस √6, ये हमें दे रखा था। अब परिमेकरण कर रहे हैं तो गुणा √7 प्लस √6 और अपॉन में भी आ जाएगा √7 प्लस √6। तो ये हमने यहाँ पर परिमेकरण कर दिया है। अब कैलकुलेशन कर लेंगे, तो अगर हम यहाँ पर एक ही √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे तो हमारा यही आएगा, और यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। जिन स्टूडेंट ने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे उनको पता होगा, और मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, जो कि हमारा हो जाएगा a² माइनस b²। a हमारे पास √7, b है हमारे पास √6। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a², तो a की वैल्यू थी हमारे पास √7, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास b², b की वैल्यू थी हमारे पास √6, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6, √7 का होल स्क्वायर होता है 7, √6 का होल स्क्वायर होता है 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √7 प्लस √6, 7 में से 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट लिख देना √7 प्लस √6। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बुक में आंसर जिस भी तरीके से दे रखा हो उसी हिसाब से आप यहाँ पर लिख देना। अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि हर का परिमेकरण कैसे करते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हमें माइनस दे रखा था, अगर यहाँ पर हमें प्लस दे रखा हो तो उसको हम कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको इसके थर्ड वाले क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्लस में दे रखा है 1/√में 5 प्लस √2। तो इसको हम कैसे करेंगे, प्लस में दे रखा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में लेंगे संख्या, माइनस में संख्या लेकर उसी की गुणा कर देंगे और उसी की भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/√5 प्लस √2। परिमेकरण करना है तो माइनस वाली संख्या लेंगे, अंडर में 5 माइनस √2, अपॉन में आ जाएगा √5 माइनस √2। अब हम यहाँ पर इनके आपस में गुणा कर लेंगे, ऊपर गुणा करेंगे सेम संख्या आ जाएगी, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। और ये आप तभी देख पाएंगे जब आप स्टार्टिंग से सवालों को ढंग से देख करके आए हो, समझ करके आए हो, तभी आप यहाँ पर फॉर्मूले को देखते ही पहचान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, जो कि हमारा होता है a² माइनस b²। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √5, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ऊपर हमारे पास सेम ही चलता रहेगा, √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2, ऊपर सेम ही आएगा, 5 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अब यहाँ से आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। अब ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी है हमारी माइनस में है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरह। तो सेम यहाँ पर हम
प्लस से गुणा भाग कर देंगे। यहाँ पर हमें संख्या दे रखी है अंडर रूट 7 माइनस 2, तो प्लस से हम यहाँ पर गुणा भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 7 माइनस 2 गुणा कर अंडर रूट में 7 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में 7 प्लस 2। सिंपल है, ऊपर हम 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2, और यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जैसे कि अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बन रहा था। तो यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू है अंडर रूट 7, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। b की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ऊपर सेम संख्या चलती रहेगी सभी में, नीचे अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 7 और 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। 7 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। सिंपल सा था, कुछ नहीं करनी ज्यादा कैलकुलेशन, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं है, और आसानी से आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रश्नावली में आपके टोटल 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। तो ये थी हमारी क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथ की प्रश्नावली 1.4 की सोल्यूशन वीडियो, और यहाँ पर मैं आपको 1.4 का कंप्लीट सोल्यूशन करवा चुका हूँ, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन, और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चंस के साथ में आपने फॉर्मूले भी नोट कर लिए होंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 इनकी सोल्यूशन वीडियो बताई थी, अगर आप सोल्यूशन वीडियो भी नहीं देखना चाहते हो तो आप उन वीडियो से फॉर्मूलों को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो आप प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और अगर आपको किसी और प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो में प्रश्नावली को कमेंट कर देना, उसकी सोल्यूशन वीडियो मैं जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।